नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो ब्लॉग में हम लोग डिस्कशन करेंगे हाल फिलहाल का नोएडा का जो एक केस है। और ये केस है डॉवरी डेथ से रिलेटेड, और हम इसको कानून के जो है लेंस के साथ साथ साइकोलॉजिकल लेंस से भी देखने की, और साथ साथ फिलोसॉफिकल लेंस से देखने की भी कोशिश करेंगे। और ये हम सब कुछ कर रहे हैं जो एक लॉ स्टूडेंट या फिर एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट या एक फ़िलॉसफी के जो स्टूडेंट है उसको समाज में हो रही ऐसी घटनाओं को केंद्र में रख के जो है करना चाहिए। तो आप देखेंगे हाल फिलहाल में एक घटना घटी जो कि गौतम बुद्ध नगर की घटना है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है एक बार फिर से, और एक बार फिर से जो है चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं डॉवरी डेथ से रिलेटेड। केस के फैक्टम्स या केस के किसी भी फैक्ट्स पे अभी बात करना प्रिलिमिनरी तरीके से जो है सही नहीं होगा, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन शायद ऑन होगा। हम बात करते हैं कि सेक्शन 304B और सेक्शन 80 यानी कि 304B IPC, सेक्शन 80 BNS 2023। अगर हम इसमें देखें कि जहाँ तक डॉवरी डेथ की बात होती है तो उसमें किन किन चीज़ों या कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसको ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले नेचर ऑफ डेथ, और अगर हम जब नेचर ऑफ डेथ की बात कर रहे हैं तो डेथ मस्ट बी ड्यू टू बर्न्स, बॉडीली इंजरी और अकर अंडर एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस। तो ये देखा जाता है कि ये एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में डेथ हुई हो तो उसको डॉवरी डेथ के लिए कंसिडर किया जाता है। दूसरा, टाइम फ्रेम। तो टाइम फ्रेम ये है कि शादी होने के 7 साल के भीतर ये अगर हत्या होती है तो उसको जो है इस डॉवरी डेथ के फ्रेमवर्क से देखा जाएगा। तीसरा, कॉज। ये भी जानना ज़रूरी है कि ये जो डेथ हुई है ये क्रूल्टी या हैरेसमेंट की वजह से होनी चाहिए। और चौथा, मोटिव। इस क्रूल्टी और हैरेसमेंट के पीछे जो है डॉवरी डिमांड का कनेक्शन होना चाहिए। और आखिरी है जो इसके परपेट्रेटर्स हैं, चाहे, और अगर आप इसको समझेंगे तो ये हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स को ही इसमें कंसिडर किया जाता है डॉवरी डेथ के मुकदमों में। 304 या फिर सेक्शन 80, 304B IPC या फिर सेक्शन 80 BNS कहता है इसमें जो है लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सज़ा तक का प्रावधान है। तो ये रहा कानूनी पक्ष कि अगर किसी बच्ची की या किसी महिला की डॉवरी डेथ होती है तो उसमें उसके हस्बैंड या उसके जो रिश्तेदार हैं उनको आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। ये कानूनी पक्ष है इसका। अब बात करते हैं इसके साइकोलॉजिकल पक्ष के बारे में भी। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है जब हम इसके साइकोलॉजिकल पक्ष को देख रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक तौर पे किसी समाज में अगर ये जो ज़माना है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का ज़माना है, 21वीं शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं, वहाँ पर भी दहेज की डिमांड की जा रही है कांस्टेंट तरीके से। और उसके चलते जो है ऐसा हो रहा है कि लड़की को आग लगा के जो है जला के मारा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि समाज किस तरीके के पड़ाव पे खड़ा हुआ है। और जहां आप बात करेंगे साइकोलॉजिकल तरीके से तो ये एक तरीके से ये दर्शाता है कि लड़की पक्ष वालों की डिमांडों को लड़के पक्ष को पूरा करना पड़ेगा, या लड़की पक्ष की डिमांड को लड़के पक्ष को पूरा करना पड़ेगा। समाज के विभिन्न जो रिचुअल्स हैं उनके हिसाब से अगर संबंध लेने या देने के ऊपर ही आधारित हैं। लेकिन जहाँ तक डॉवरी डेथ में बात की जाती है उसमें ये होता है कि लड़का पक्ष कोई डिमांड करता है, चाहे वो कोई गाड़ी हो, मकान हो, पैसा हो या कोई और स्पेशल तरीके की डिमांड, जिसको अगर पूरा नहीं किया जा रहा है तो उसके पूरा न होने की सिचुएशन में ये इस तरह का जो है कुकर्म किया जाता है।
लेकिन क्योंकि हम साइकोलॉजिकल पक्ष को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि लड़का पक्ष या उसके घर वाले ऐसा क्यों सोचते हैं कि उनको अमुक गाड़ी या अमुक मकान या धन जो है ये लड़की पक्ष से चाहिए ही चाहिए। क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे के? क्या इसके पीछे के कारण इस प्रकार के हैं कि समाज में लड़का या जो लड़की है वो कानूनी हाशिए से तो या फिर कानूनी तरीके से तो कहा जा रहा है कि बराबर है, लेकिन लड़का लड़की पक्ष में जो है अगर आप बात करें तो लड़का और लड़की में क्या बराबरी समाज में नहीं समझी जा रही है? क्या इसका कारण ये भी है कि लड़के को इस हिसाब से ट्रेन किया जाता है और उसके घर वाले जो है लड़के को इस हिसाब से ट्रेन करते हैं कि भाई आप जो है आपकी जब शादी होगी तो अमुक चीज़ आपको मिलेगी, और लड़की को या लड़की पक्ष को अभी भी टू बी प्रिसाइज इन नॉर्थ इंडिया क्या इस हिसाब से ट्रेन किया जा रहा है कि आप जो है शादी में फ़लाँ चीज़ हम आपको दे देंगे और ये सब सारी चीज़ें आप अपने यहाँ लेके जाओगे। भाई शादी अपने आप में एक बहुत ही पवित्र जो है संबंध है। हम इसको चाहे आदिकाल से देखें जहाँ पे शादी की यूनियन इसलिए की गई कि ये पता चले समाज में कौन किसका जो है बच्चा है, कौन किसकी संतान है, या फिर बाद में एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान कृषि योग्य भूमि में काम करने के लिए ज़्यादा लोगों की जब ज़रूरत पड़ी तो उसमें भी समाज में परिवार ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई। लेकिन हमने देखा कालांतर में ये हुआ कि जो शादी है अब सिर्फ हाल फिलहाल में एक तरह का ट्रांजैक्शन ही रह गया है, और हमारे समाज में लड़का और लड़कियों को अभी भी, चाहे आप बड़े शहरों या सभ्य जो है थोड़े से समाज के उन लोगों को जो थोड़े से जिन लोगों ने पढ़ाई लिखाई कर रखी है उनको छोड़ दें, उसके अलावा अभी भी हम उसी ही पड़ाव पे खड़े हुए हैं जहाँ पे लड़का पक्ष ये चाह रहा है कि लड़की पक्ष उनकी अमुक डिमांड को पूरा कर दे। और उसके पीछे ये जो उक्त मुकदमा है इसमें ये भी देखा गया कि लड़के की माँ भी उस क्रूल्टी में उसके साथ बराबर की हकदारनी थी। तो समाज में कोई महिला इस हिसाब से कैसे सोच सकती है कि एक महिला दूसरी महिला को टॉर्चर करे, और एक महिला जब दूसरी महिला को टॉर्चर कर रही है तो क्या उसके अंदर की स्त्री शक्ति मर गई है? क्या वो एक लड़के को जो उसका खुद का लड़का है उसकी फ्रीडम के चलते जो है वो जो लड़की जो उसके घर में शादी करके आई है उसके फ्रीडम को क्रॉप कर रही है क्योंकि उसने अपने साथ ऐसा ही देखा है? ये सब कुछ सवाल हैं जिनके बीच में जो है हम खड़े हैं फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल तरीके से। देखिए इस केस ने एक बार फिर से समाज को झकझोर दिया है। मुकदमे में कोर्ट के सामने क्या होगा वो तो आप लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन एक बार फिर से हमें ये सोचने और समझने की ज़रूरत है कि हम अपने मानसिक विकारों के चलते इस स्टेज में ना पहुँचे। उसके लिए अगर ज़रूरी है तो जैसा सरकार मुहैया कराती भी है कि आप विभिन्न तरह के मैरिज काउंसलर्स से मिलें और अपने बीच के जो संबंध हैं उन संबंधों में अगर ऐसी खटास आ गई है या फिर ऐसे लेवल पे आप पहुंच गए हैं जहां पे आप एक पार्टनर के साथ नहीं रह सकते हैं तो आप उनको कोर्ट कचहरी ले जाके या तो निपट लें। और अगर समाज के ऐसे वर्ग से हैं जहां पे इनसे निपटना मुश्किल है तो अपने बड़े बुजुर्गों से मदद लें इसको सॉर्ट आउट करने के लिए। लेकिन जो ये हुआ जिसमें एक जवान लड़का शायद ज़िंदगी भर जेल काटे, उसकी माँ ज़िंदगी भर जेल काटे, और एक बच्ची जिसकी ज़िंदगी में काफ़ी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं रही होंगी ज़िंदगी से, वो अब बची नहीं है, इस शादी से एक बच्चा भी है। तो किस तरह का इन लोगों के लिए ये डिफ़िकल्ट होने वाला है ट्रॉमा, और समाज को इससे क्या सीख मिलेगी, इसके बारे में हमें सोचने और समझने की ज़रूरत है। मानसिक विकारों के लिए हमेशा कोशिश करें कि एक्सपर्ट से आप सलाह लें। ये मुकदमा नज़ीर होना चाहिए समाज के लिए
कि हमें क्या नहीं करना है। इस आशा के साथ कि आप लोग समझ पाए होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ब्लॉग। समाज में जो घटनाएं घट रही हैं वो समाज का एक दर्पण होती हैं। हैव अ गुड वन पीपल।